हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वीबीटी पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर से हमारा वीबीटी का लेक्चर चल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आज कुछ क्वेश्चन की भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है उसके बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला जो पार्ट था वो था शेप ऑफ ऑर्बिटल या फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। क्योंकि टाइप पता है तो हमको शेप पता ही है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप है, p ऑर्बिटल है डबल शेप है, d ऑर्बिटल है डबल शेप है, ये हम सब जानते हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल बोले या फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल बोले, बात एक ही है। अब जो बात करने वाले हैं वो ओवरलैपिंग के दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। हिडन ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, जिसे हम लोग कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। दोनों को डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन याद रखना एक ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसे हम लोग बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो दो तरह की ओवरलैपिंग है। तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट द ओवरलैपिंग। दो चीजों के ऊपर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बात करती है बेटा। नंबर वन, एक मैंने बात करी आपको शेप की, शेप ऑफ ऑर्बिटल या फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग, एंड सेकेंड इज द ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में दो तरीके के ओवरलैपिंग है, जिसमें से सबसे पहला ओवरलैपिंग हम लोग देखने वाले हैं दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग देखेंगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग को आप लोग बोल सकते हो कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, समझ में आ रही है बात? कोएक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है? देखिए, लास्ट लेक्चर में जैसे बात करी थी, अगेन वही बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो है हमारी, ये कौन सी ऑर्बिटल थी बेटा? याद करिए y, ये कौन सी थी? z, और ये कौन सी थी? x। तो आपकी तरफ जो ऑर्बिटल आ रही है वो x ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? y ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? z ऑर्बिटल है। अब मान के चलिए कि मेरे पास दूसरा भी ऐसा एटम है जिसकी ये z ऑर्बिटल है, ये x ऑर्बिटल है और ये y ऑर्बिटल है। अब दो एटम हैं, दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो यहां पर जो दो ऑर्बिटल हेड से हेड मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल के जहां पर हेड मिल रहे हैं बेटा, उसे बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन हेड किसके मिलते हैं वो समझो। तो जिसको आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है, समझना ध्यान से, जिनको आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है उसी को हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो जो z ऑर्बिटल है उसी को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों को ऐसा भी सवाल हो सकता है कि सर क्या z को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानना है? तो बेटा जरूरी नहीं है कि z को ही आप मानो। आप चाहो तो इसको x ले लो, तो x से x मिल गया, तो x पे हम लोगों को यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग मिल सकता है। लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं इस बारे में, और एनसीईआरटी बोल रही है कि z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानना है। तो आज से इस चैप्टर में हम लोग और इस केमिस्ट्री में हम लोग ऑलवेज z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग x को भी कभी कभी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, y को भी कभी कभी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, लेकिन बाय द टाइम थियरी में जब बात करेंगे तो हम लोग ऑलवेज z एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि x, y एंड z ये तीनों एक्सिस में से हम लोग z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। बात समझ आ रही है? अब मान के चलो आपके पास दो s ऑर्बिटल है, समझना बेटा ध्यान से, एक ये s ऑर्बिटल है, एक ये s ऑर्बिटल है। दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आ रही है, और s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप में होता है, आप सबको पता है। मैंने बॉल का एग्जांपल दे के आपको समझाया था।
तो जब दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आती है तो दोनों आराम से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर क्या कर सकती है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है। तो वहां पर तो हेड ऑन ओवरलैपिंग बहुत आसान है। तो s ऑर्बिटल कहीं ऊपर से भी, साइड में से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, आगे से, पीछे से, कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकता है। तो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है कि s ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, तो कोई भी डायरेक्शन से वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। लेकिन जब p ऑर्बिटल की बात आए तो p ऑर्बिटल में हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन कर सकता है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को मान के चल रहे हो तो z ही हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। यदि आपने y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो y ही वहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है, या फिर आपने x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो फिर वो x एक्सिस ही हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या करने वाले हैं, वेरी गुड, z एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानने वाला है। तो आइए समझते हैं कि साइड हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होता है उसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होता कहां पर है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड, हेड टू हेड along the internuclear axis। समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने वाली है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना है हम लोगों ने, Z को, तो उसे भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। और दूसरी चीज, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो वो बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का सिंबल है ऐसा 6 जैसा है, बट 6 नहीं है, ये 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर दो ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या मानेंगे, z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप होता है एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है, तो एक हो सकता है एस ओवरलैपिंग। अब ये तो बहुत आसान है, एस ऑर्बिटल ले लो, तो ये एस ऑर्बिटल है बेटा, क्योंकि एस तो स्फेरिकल है, सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, ध्यान रखना, ये इसका न्यूक्लियस है। दूसरी एक एस ऑर्बिटल ले लो दूसरे एटम की, ये उसका न्यूक्लियस है। अब मान के चलो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऐसा मान लेते हैं। अब दो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, उसके आउटर शेल या इनर शेल जो भी बोलो वो 1s ही है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो होगा क्या, ये 1s और ये 1s दोनों आपस में ओवरलैप करेगी। जैसे ही ओवरलैप करेगी तो यहां पर ये ओवरलैपिंग हमको दिख रही है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो यहां पर 1s एंड 1s के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया बेटा, शेयरिंग हो गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड।
क्या नाम देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। किसकी कंपेयर में? तो आगे जाके आएगा एक नया बॉन्ड, दैट इज अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात हो गई हमारी सिग्मा बॉन्ड की। एस एस ओवरलैपिंग, दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रही है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज अ एसपी ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल है, दूसरी पी ऑर्बिटल है, और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे कि आपके पास है बेटा ये एस ऑर्बिटल, ये 1s हाइड्रोजन की ही है ऐसा मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन की ही है ऐसा मान लो, प्लस अब मुझे p ऑर्बिटल लेनी है बेटा। अब p ऑर्बिटल देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलती है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन आउटर शेल के भी सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोगों को एक p ऑर्बिटल ड्रॉ करनी है। ये p ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ करी, लेकिन ऐसी ये ऑर्बिटल होनी चाहिए, ये pz ऑर्बिटल। यहां पर ये z एक्सिस है, और z एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होती है उस ऑर्बिटल को हम लोग pz ऑर्बिटल बोलते हैं। आई रिपीट, z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जानते हैं। तो z एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ करी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज अ pz। तो ये है हमारी pz ऑर्बिटल। इसमें क्या होना चाहिए? तो ये pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर तो है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, उसी के ऊपर ये ऑर्बिटल है, तो इसे pz बोलेंगे। लेकिन ये तो तभी बॉन्ड बना सकती है जब इसके पास आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस बॉन्ड थियरी तो यही बोलती है। तो pz की आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा एलिमेंट सोचो कौन सा है? ऐसा एलिमेंट है फ्लोरीन। देखो बेटा, 9 नंबर का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 तो p के 3 टाइप होते हैं। पहली टाइप है उसे 2px बोल दो, दूसरी टाइप है उसे 2py, और तीसरी टाइप है उसे 2pz बोल देते हैं। क्लियर है? अब 2p5 में 5 इलेक्ट्रॉन रखने, तो 3 4 5। यहां पर आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। तो 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन कैसा दिख रहा है? अनपेयर्ड दिख रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये 1s हाइड्रोजन की है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, pz का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की pz ऑर्बिटल आ गई, और दोनों में यहां पर ओवरलैपिंग हो गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल का हेड यूज हो रहा है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड हुआ, तो ये फॉर्मेशन हो गया HF का। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, जहां पर नोडल प्लेन मिलता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है बेटा? देखो समझना ध्यान से, यहां पर मैं ऐसे ऑर्बिटल ड्रॉ करता तो वो ऑर्बिटल को क्या नाम देते? सोचो यार, मैंने अभी अभी आपसे बताया ये pz है, ये कौन सी है? py, और आपके सामने जो आ रही है वो कौन सी है? px। तो अभी यदि मैं इसके परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल ड्रॉ करता तो वो ऑर्बिटल कौन सी होती? ये वाली, दैट इज अ py। एंड py ऑर्बिटल क्या s ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करती? समझो, यदि मैं यहां पर py ड्रॉ करूं, pz को निकाल दूं, तो py ऑर्बिटल ऐसी आएगी, राइट और रॉन्ग? py ऑर्बिटल इस तरह से आएगी। ये कौन सी है? हाइड्रोजन की 1s। अब दोनों मिलेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, तो क्या इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एक्चुअल में यहां पर कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा, दोनों पास में है बट ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ये बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एंड ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है सबको? गुड। तो ध्यान ये रखिए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, अदर देन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो पहला हो गया SS ओवरलैपिंग, दूसरा हो गया ST ओवरलैपिंग, तीसरा ओवरलैपिंग देखते हैं आप।
तीसरे ओवरलैपिंग को बोलते हैं पी ओवरलैपिंग। दो पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग देखना है हम लोगों को। लेकिन अब तो आप समझ ही चुके हो कि पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करना है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है, तो शर्त क्या है, उसका रूल क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही वो ऑर्बिटल होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना है बेटा, जेड को। तो यहां पर हम लोगों को जेड एक्सिस लेनी होगी जिसे हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बता पाए। तो यहां पर हम लोगों ने पहला एलिमेंट लिया जिसमें pz ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है मान लिया, समझ में आ रहा है। देन आफ्टर यहां पर दूसरी एक pz ऑर्बिटल है दूसरे एटम की, और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हमने मान लिया। तो pz ऑर्बिटल है, यहां पर भी pz ऑर्बिटल है, pz एंड pz एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और क्यों शेयर करेंगे, इसके पीछे रीजन समझो। दोनों pz है, दोनों pz है, दैट मींस दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। और जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है तो दोनों का हेड टकराएगा, दोनों का हेड ओवरलैप करेगा। जब दोनों का हेड ओवरलैप करेगा तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से समझना बेटा ध्यान से, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, और ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। कोएक्सियल एक्सिस के ऊपर जो ओवरलैपिंग होती है उसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और एक्सिस यहां पर कौन सी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां पर आप देख सकते हो pz ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है बेटा, शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग करके यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं। यहां पर ये pz ऑर्बिटल किसकी, तो फ्लोरीन की ले लो, यहां पर भी फ्लोरीन की ले लो, क्योंकि हमें पता है कि pz में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में। तो ये दोनों के बीच में F एंड F के बीच में क्या हुआ बेटा, pz ऑर्बिटल। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि pz की जगह px भी कोएक्सियल या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले सकते हो, px को भी ले सकते हो, py को भी ले सकते हो। अब मान के चलो आप में से कुछ लोगों को सवाल हो सकता है कि सर यदि हमने x ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना होता, अज्यूम दैट कि हमने x ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना होता, तो फिर यहां पर तो pz में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, px में नहीं है, और px में नहीं है तो फिर वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता। बात तो आपकी सही है बेटा, मैं क्वेश्चन क्या समझ आ रहा हूं, समझ में आ रहा है। यदि ये pz में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हमने x ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि x और x मिलके पेड इलेक्ट्रॉन तो कभी बॉन्ड फॉर्म करेंगे नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बेटा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपने x ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली जो ऑर्बिटल है उसे px मानना पड़ेगा, तो ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, और px अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली को मानना पड़ेगा। यदि आपने y ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना होता तो y ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसी को y ऑर्बिटल बोलते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। तो py ऑर्बिटल उसी को बोलते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोई कंफ्यूजन ही ना हो। z एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल आती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसा आपको मानना है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा पहला ओवरलैपिंग खत्म हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जो z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता है और बॉन्ड कौन सा फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। आप नोट करिए। फिर हम लोग दूसरे ओवरलैपिंग के बारे में समझते हैं जिसका नेम है साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या है समझाता हूं, पहले नोट करिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड ओवरलैपिंग, दैट इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर उसे बोला जाता है कोलैटरल ओवरलैपिंग। अब ये लेटरल साइड से ओवरलैपिंग होगी, इसलिए इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। मान के चलो ये दो ऑर्बिटल है जिसे हम लोगों ने क्या बोला है, pz। जब pz से pz मिलती है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है बेटा, और हेड ऑन ओवरलैपिंग उतने प्रॉपर एक्सटेंट पे होता है,
प्रॉपर इतना ओवरलैपिंग होता है कि वो बॉन्ड कौन सा फॉर्म करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यदि मैं ये दोनों को ऐसे कर लूं तो ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, पी वाई, ऐसे कर लो, ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स, ऐसे थे तब पी जेड थे, ये है पी वाई। अब पी वाई एंड पी वाई जब दोनों एक दूसरे के साइड एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या हेड से हेड टकराएगा, नहीं, हेड से हेड ऐसे टकराता है, हेड से हेड ओवरलैप ऐसे करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, बट यहां पर पूरी साइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ओवरलैपिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, या कोलैटरल, ये दोनों लेटरल साइड से आ रहे हैं देखो, तो इसे कोलैटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हो। ऐसे ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, एक्स, तो ये एक्स एक्स नजदीक आएंगे तो ये जो है वो भी कोलैटरल है, ये भी है कोलैटरल है, और ये जो आ रही है वो कौन सी है बेटा, ये आपकी जेड ऑर्बिटल है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको जरा और नजदीक से समझते हैं, ध्यान रखना। हाँ चलिए, ये हमारे दो एटम हैं, दो एटम की तीन एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, पी जेड, ये आपके सामने जो आ रही है वो कौन सी एक्सिस है, पी एक्स, और ये जो ऊपर है वो कौन सी है, ये पी वाई। गुड, अब दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो देख ही सकते हो आप कि हेड से हेड कहां पर मिल रहा है, पी जेड पे, तो ये आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया। फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, उसको थोड़ा हटा देते हैं, तो अब ये दोनों एक्सिस कैसे मिल रही है, पूरी मिल रही है, इसे हम लोग साइड से मिल रही है तो इसे साइडवाइज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। कोलैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग वीक ओवरलैपिंग है कंपेयर टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग इतने प्रॉपर एक्सटेंट पे होता है कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है, जबकि साइडवाइज ओवरलैपिंग जो होता है वो बॉन्ड बहुत वीक फॉर्म करता है। बात समझ आ रही है? तो साइडवाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल में कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर पी वाई एंड पी एक्स, बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिमाग में ये रखना यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करी जाए तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी और बाकी के साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगी। मान के चलो मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक्स एक्सिस जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग कौन करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यदि एक्स है तो y एंड z के ऊपर जो एक्सिस ऑर्बिटल होगी पी वाई एंड पी जेड, वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना है बेटा, z को, तो z कौन सा ऑर्बिटल, pz, तो pz ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैपिंग कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो बाकी के दो कौन से बचे, px py, तो px एंड py कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग, दैट इज कोलैटरल ओवरलैपिंग। बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, लिखते हैं चलो। तो अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइड बाय साइड ऑन, या फिर लिख सकते साइड बाय साइड along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर साइड से मिल रहे हैं उसे हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। एंड यहां पर क्या बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा, एंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए गुड। तो यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जैसे यहां पर हम लोग देखें तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, दो टाइप्स वैसे तो आते हैं लेकिन अभी हमको एक ही समझना है, दैट इज अ पीपी। एक पीडी भी आएगा लेकिन वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी याद रखना है पीपी। तो यहां पर इसे हम लोग बोल सकते हैं पी पाई ओवरलैपिंग। अब ये क्या है बेटा, थोड़ा समझना। एक एटम की पी ऑर्बिटल दूसरे एटम की पी ऑर्बिटल से मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रही है,
तो इसे हम लोग पी पाई बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल सा एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल है O2 का। अब जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल ऑक्सीजन यहां पर O2 में 2 है। ऑक्सीजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? आउटर शेल में बेटा टोटल तो 8 है, बट आउटर शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 और यहां पर 2, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 6 होंगे, तो 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, कॉमन सेंस है। 6 आउटर शेल में है, ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी भर जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पहली बार बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और दूसरा जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर कहानी ये है कि सिग्मा बॉन्ड तो कैसे फॉर्म होता था बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से, थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता होगा। समझ में आ रहा है? देखते हैं प्रॉपर्ली, इसको समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है बेटा। अब 8 नंबर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रखेगा? 1s2 2s2 and 2p4। आउटर शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 4 + 2 6। और यहां पर p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल उसके सब टाइप 3 है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4। यहां पर 2 ऑर्बिटल जो है वो अनपेड है। एम्प्टी तो नहीं है बट अनपेड है, तो 2 ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन रखती है। इसे हम लोग 2px मान ले, इसे हम लोग 2py मान ले, इसे हम लोग 2pz मान ले। ये तो एक ऑक्सीजन की बात हुई। ऐसा एक दूसरा भी तो ऑक्सीजन है बेटा। अब दूसरे ऑक्सीजन को यहां पर लिखते हैं 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 and 2p4। 2p4 जरा ध्यान देना, अगेन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये दोनों में एक एक आएगा। पहली ऑर्बिटल कौन सी होती है? 2px, दूसरी 2py, तीसरी 2pz। अब बेटा हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना है? सही है, z को। तो z से z जब मिलेगा, z से z जब मिलेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग होता होगा तब जाके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ? वेरी गुड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये py में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यदि z है तो y का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है? कभी नहीं हो सकती बेटा। तो यहां पर py से py जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो साइड वाइज करेगा, और वो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म होते हैं, जिसे यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी इसको ऑर्बिटल वाइज भी देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, ऑर्बिटल वाइज देखते हैं ड्रॉ करके। जो 2 ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, एक ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है। अब ये जो ऑर्बिटल है वो pz है, ये जो ऑर्बिटल है वो py है। px कैसे होगी? बॉर्ड के परपेंडिकुलर। ये जो मैंने पेन रखी है अभी, ये मैंने यहां पर चौक होल्डर को रखा है, वो ही px ऑर्बिटल होगी, परपेंडिकुलर, राइट। बट यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन pz में है, यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन py में है। ये तो एक ऑक्सीजन की बात हुई। ऐसा एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी ऐसी ऑर्बिटल रखता होगा बेटा, लाइक दिस। तो यहां पर भी ये pz है और यहां पर भी ये py है। py में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नजदीक आएंगे। ये pz ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन की, ये pz ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन की, ये py ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन की, ये py ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन। दूसरी चीज, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए, क्योंकि शेयरिंग तो तभी हो सकती है
जब ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो, अकॉर्डिंग टू पाउली's प्रिंसिपल। वेरी गुड। तो यहां पर देखते हैं, अब ये दोनों pz ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है बेटा, तो pz के ऊपर ओवरलैपिंग कौन सा दिख रहा है, देखो। वेरी गुड, कौन सा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहां पर pz ऑर्बिटल, यहां पर pz ऑर्बिटल, और यहां पर जो ओवरलैपिंग हुआ वो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहां पर pz से pz बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दूसरी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से भी है हमारे पास, ये कौन सी है? py है। तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। ये ऊपर भी बन सकता है या नीचे भी फॉर्म हो सकता है, दोनों पाई नहीं है। ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, नीचे होगा तो ऊपर नहीं होगा। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि लॉब जो है वो न्यूक्लियस से ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिख रही है। तो इससे होगा ये कि ऊपर भी तरफ इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सकते हैं या नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। यदि ऊपर हुए तो पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ हुए तो पाई बॉन्ड नीचे की तरफ फॉर्म हो सकता है। लेकिन दोनों दिखाने जरूरी है, ये ऑप्शनल है, ऊपर या नीचे। दैट डजंट मीन कि ये सिग्मा हुआ और ये 2 पाई। नो, एक्चुअल में पाई का ये सिग्मा में हटा दूं तो पाई तो ऐसे फॉर्म होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग एग्जैक्ट देखी जाए तो कुछ इस तरह से होती है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, यहां पर या फिर ऊपर। अब ऊपर या नीचे कहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? तो जिस लॉब के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर वो ओवरलैपिंग करेगा एंड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे यदि मैं यहां पर सिग्मा बॉन्ड दिखाना चाहूं तो फिर पाई नहीं दिखा सकता, और पाई दिखाना चाहूं तो सिग्मा नहीं दिखा सकता। इसलिए हमने इस तरह से इसे बताया है। बात समझ आ रही है आपको? तो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ साइड ऑन या साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग से, और इसमें सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। मींस ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल अबाउट N2 डाइनाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की आउटर शेल में आएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैं रखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग करेगा, कॉमन सेंस। यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन देगा और यहां पर 2। इस नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीटेड, इस नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीटेड, एंड दोनों नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हुए। तो यहां पर 3 बॉन्ड आ रहे हैं। अब ध्यान रखना, जब भी 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड आते हैं, 3 बॉन्ड आते हैं, तो आउट ऑफ दिस 3 एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। जरूरी नहीं है कि ऊपर का सिग्मा लिखो, आप बीच का सिग्मा लिखो, ऊपर नीचे पाई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते ही है। ओके, अब इसको जरा समझते हैं। ये 7 नंबर का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो 1s2 2s2 2p3। यहां पर 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। दिख ही रहा है हम लोगों को, समझ में आ रहा है पॉइंट? दूसरा एक नाइट्रोजन ले रहे हैं। अब इसमें याद रखना, ये पहला वाला 2px है, दूसरा 2py है, तीसरा 2pz है। एक और नाइट्रोजन ले रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कौन सी आएगी? 1s2 2s2 2p3। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p3 उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला वाला 2px है, दूसरा वाला 2py है, तीसरा वाला 2pz है। क्लियर है? देखो अब होगा क्या बेटा, ये अगेन एक चीज याद रखो, z एक्सिस को क्या मान रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये z एक्सिस जब भी z एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा। तो फिर py एंड px, देखो बेटा ये z एक्सिस हेड ऑन ओवरलैपिंग कर गई, तो ये px एंड py जब मिलेंगे तो कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे बताओ? पाई बॉन्ड। वेरी गुड।
तो यहां पर py एंड py पाई बॉन्ड बनाएंगे, px एंड px पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो वी हैव 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, जो यहां पर मैंने लिखा था। बात समझ में आ रही है? देखो इसको अलग से ऑर्बिटल वाइज में ड्रॉ करूं तो ध्यान रखना, और मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहां पर pz एंड pz के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कौन सा बॉन्ड हुआ? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई। py एंड py के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? पाई बॉन्ड, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। px एंड px के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जरा ध्यान रखना है आपको। pz pz सिग्मा, py py पाई, px px पाई। अब मैं यदि आपसे सवाल पूछूं, क्या px एंड px सिग्मा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए रूल क्या है? एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानना होगा। जिस एक्सिस को आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हो, उस एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होगी वो ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। बात समझ आ रही है? देखो अब जरा ध्यान रखना, इस ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नाइट्रोजन पहला ले रहा हूं मैं। देखो ये है हमारी pz, ये है हमारी py ऑर्बिटल। अब मुझे यहां पर px भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है यहां पर कि ये तीनों में अनपेड है, तो मुझे px भी ड्रॉ करनी है। वैसे 2 डायमेंशन में मैं 3 डायमेंशन फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये परपेंडिकुलर टू दी बॉर्ड होगी, तो एक लॉब बॉर्ड के आगे, एक लॉब बॉर्ड के पीछे आ जाएगी। लेकिन क्या वो दिख सकती है? नहीं। तो हम लोग इसे दिखाने के लिए कुछ इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। वैसे ये ऐसे नहीं होती है, ये ऑर्बिटल होती है परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए यहां पर दूसरा नाइट्रोजन ले रहे हैं हम लोग। अगेन ये है pz, ये है px और ये है py। अब इनका क्या होगा बेटा? आपस में ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग होगा तो एक्सिस के ऊपर जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटल कर रही है? pz ऑर्बिटल। एक्सिस के ऊपर कौन सी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही है बेटा? pz ऑर्बिटल। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलिए देन आफ्टर यहां पर आपके पास कौन है? py, और यहां पर कौन है? px। तो यहां पर py का भी ओवरलैपिंग हो सकता है एंड px का भी हो सकता है। तो पाई बॉन्ड कितने आएंगे? 2। सिग्मा कितने आएंगे? 1। हो सकता है ये बॉन्ड नीचे फॉर्म हो जाए, गलती करी मैंने। हो सकता है ये बॉन्ड नीचे फॉर्म हो जाए बेटा, लाइक दिस। तो ऊपर के 2 और नीचे के 2, टोटल 4 पाई। ऐसा मत सोचना, आपको दिखना है ऊपर पाई होंगे या नीचे होंगे, कहीं एक ही तरफ हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी एक ही जगह पे होंगे, सभी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहां पर ये नाइट्रोजन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? याद रखने के लिए मैं कुछ चीजें यहां पर दिखा रहा हूं जो आपको याद रखना है। नोट करके लिख लेना इस चीज को। जो फर्स्ट टाइम ओवरलैपिंग होती है, फर्स्ट ओवरलैपिंग हमको ऑलवेज क्या देता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके देता है। एंड फिर सेकेंड एंड सो ऑन, मीन सेकेंड, थर्ड, जो भी ओवरलैपिंग बाद में होगी वो सारे हमको पाई बॉन्ड फॉर्म करके देंगे। वैसे 2 पाई और 1 सिग्मा, उससे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। एक 4th बॉन्ड यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हो डेल्टा बॉन्ड, जो कभी देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट ओवरलैपिंग ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड देती है, सेकंड ओवरलैपिंग हमको पाई बॉन्ड देती है। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यदि आपके पास 1 सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं वो देखते हैं। फिर 1 डबल बॉन्ड है, इफ यू हैव अ 1 डबल बॉन्ड
एंड इफ यू हैव अ वन ट्रिपल बॉन्ड, तो इन दैट केस आपको कुछ याद रखना है कि यदि आपके पास वन सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। वन डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, जिसमें सिग्मा पहले फॉर्म होता है, फर्स्ट ओवरलैपिंग सिग्मा देता है, सेकंड ओवरलैपिंग पाई देता है। वन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे बेटा, वन सिग्मा टू पाई। बात समझ आ रही है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, समझना ध्यान से, यहां पर लिखता हूं उसे क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। तो थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बताया है कि पाई बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट? तो अब मुझे बताइए कि वीकर बॉन्ड कौन सा होगा? तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सर वन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें दो पाई है तो ये वीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। समझो, आप लोग यहां पर वन सिंगल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड किसी को भी ले लो, तीनों में कॉमन चीज क्या है? एक एक सिग्मा तो है, एक एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही। अब ये सिग्मा बॉन्ड के साथ यहां पर वीक बॉन्ड है ही नहीं। यहां पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक वीक, जो वीक बॉन्ड है वो भी तो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? वीक है वो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? एंड सिंपल यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर दो वीक बॉन्ड है तो वो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 300 किलो जूल है। एक एग्जांपल सोच रहे हैं हम, ये सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 300 किलो जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? अब मान के चलो हमारे पास दो बॉन्ड है, इसमें ये सिग्मा ये पाई। पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल, इसकी है 300 किलो जूल पर मोल। तो कहीं अकेला सिग्मा बॉन्ड है तो इसे ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 300 किलो जूल। लेकिन यदि मेरे पास दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, मैं जानता हूं कि ये वीक है और ये स्ट्रांग है, तो इसके लिए तो 300 चाहिए, बट ये वीक को ब्रेक करने के लिए मुझे 50 और देनी पड़ेगी बेटा। तो टोटल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए मुझे? 350। मान के चलो तीसरा भी बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए और 50 चाहिए, पाई है तो टोटल 400 किलो जूल चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी एंड सबसे लेस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सिग्मा की आएगी। लेकिन पाई अकेला तो कभी होता ही नहीं है, पाई के साथ सिग्मा ऑलवेज होता है। तो सिग्मा अकेला हो और सिग्मा एंड पाई साथ में हो तो कॉमन सी बात है, सिग्मा एंड पाई दोनों को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड वीवीटी ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है बेटा? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में ही वो बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। ये कुछ चीजें याद रखना, दो पॉइंट मैंने यहां पर लिखे, दो पॉइंट यहां पर लिखे। फर्स्ट ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, सेकंड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। वन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, वन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की एंड सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। क्लियर है सबको? चलिए आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं।
अब कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, उस क्वेश्चन को आप नोट करिए, खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर मेरे आंसर से कंपेयर करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? देखते हैं। सबसे पहला सवाल है प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? या तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या फिर पाई बॉन्ड बन सकता है। यदि दो px ऑर्बिटल मिले, दो px ऑर्बिटल मिले तो कौन सा बॉन्ड बनता है? यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y और z हो तो देखो बेटा, z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, y एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो py ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बट यहां पर ना ही py है ना ही pz है, यहां पर px है, तो px तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। कॉमन सेंस, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा कोई ऑर्बिटल है तो वो तो पाई बॉन्ड ही बनाती है। अब यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एंड z है, क्या z एंड x में से यहां पर कोई ऑर्बिटल है? x और z है? नो, यहां पर तो y ऑर्बिटल है। एंड यदि y ऑर्बिटल है और x और z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है, दोनों में से कोई एक, तो इन दैट केस ये पाई बॉन्ड ही बनाएगा। pz को आप मिक्स कर रहे हो, pz एंड pz को, तो अभी तो हमने देखा था कि pz एंड pz हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें हमने ये चीज भी देखी थी कि pz तब हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस हो। यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x और y और pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इन शॉर्ट बेटा ध्यान ये रखना है, सिंपल सा पॉइंट आप याद रखिए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जब भी कोई ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी पाई बॉन्ड बनाते हैं। चलिए, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग इन ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अभी अभी मैंने एक ऑर्डर बताया था, याद करिए। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पावरफुल बॉन्ड है सिग्मा और दो वीक बॉन्ड, तो टोटल 3 बॉन्ड है, तो उस 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ज्यादा चाहिए। उसकी कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ किसका कम हो जाता है? डबल बॉन्ड का, और सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है। तो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कम और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। बात समझ आ रही? क्योंकि यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो यहां पर है ही, यहां पर भी है, लेकिन एक और वीक बॉन्ड भी है जो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा। यहां पर 2 वीक बॉन्ड है, एक पावरफुल, तो 2 वीक बॉन्ड भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बताओ ऑर्डर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम। अगेन बेटा यहां पर CO, मैंने इसके बारे में डिस्कस करी हुई है आपसे। यहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और यहां कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड मानते हैं इसे। ये डबल बॉन्ड कम, सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम। अगेन ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, डबल बॉन्ड की कम, सिंगल बॉन्ड की और भी कम। तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। क्लियर है? इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। देन आफ्टर बात कर रहे हैं हम लोग अरेंज फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, आप लोग सोचो, एक बॉन्ड जब फॉर्म होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 न्यूक्लियस आपस में एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है। लेकिन डबल बॉन्ड होता है तो 2 एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा तभी हो सकती है जब ये बॉन्ड लेंथ कम हो। तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ तभी ज्यादा हो सकती है जब बॉन्ड लेंथ कम हो। तो बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है, यही पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप बॉन्ड स्ट्रेंथ तो निकाल ही चुके हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उनकी कम होगी। क्लियर है? यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। कुछ ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी।
तो कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा, ट्रिपल, डबल, सिंगल। लेकिन आपको सवाल हो सर इसमें क्या करें, इसमें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये सवाल एम्स लेवल का सवाल है और एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ये सवाल बहुत पावरफुल सवाल है बेटा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाइए एक दूसरे चैप्टर का, पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कार्बन एंड नाइट्रोजन में होता क्या है। कार्बन एंड नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, एंड जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होती है इसमें, बोलो, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर साइज डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्बन की बात करूं मैं तो कार्बन का मान के चलो, कार्बन की मैं बात कर रहा हूं तो कार्बन की साइज ये वाली है, तो नाइट्रोजन की साइज कार्बन से कैसी होगी, कम। तो ये साइज नाइट्रोजन की है, ये इसका न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस। अब यहां से कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और यहां पर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। मुझे बताइए ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जिसे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, सिमिलरली ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जिसे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, कार्बन में ज्यादा होगी कि नाइट्रोजन में ज्यादा होगी, बिल्कुल कार्बन में ज्यादा होगी बेटा। और कार्बन में जब ये ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कार्बन की ज्यादा है। ये दोनों बड़े एटम हैं, यहां पर एक बड़ा एक छोटा एटम है तो दूसरा इसका आएगा, और दोनों छोटे एटम है तो ये इसका सबसे लेस रहेगा। तो ये सवाल बहुत बढ़िया है बेटा, याद रखना है आपको। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करके रखी है, तो वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी उसमें जो आपको याद करनी थी। क्लियर है? तो ये इसके आंसर हो गए। आपके आंसर यदि ये आंसर से मैच हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं हो रहे, गलती कहां हो रही है देख लीजिए। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट आपको समझा देता हूं जिससे आगे जाके भी कोई दिक्कत ना हो। मैं बात करने वाला हूं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में फर्क समझ लीजिए आप लोग। सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग से। को एक्सियल भी बोल सकते हो, एक्सियल भी बोल सकते हो, को एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ये। जबकि पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है? तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से, राइट? को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें कौन सा ओवरलैपिंग होता है? एस ओवरलैपिंग होता है, SP ओवरलैपिंग होता है, PP ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो इतनी ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, ओवरलैपिंग आर इन्वॉल्व। जबकि यहां पर पाई बॉन्ड कौन बना सकता है बेटा? तो आपको बहुत आसानी से याद रखना है PNP। एक ही एग्जांपल मैंने समझाया, लेकिन मैंने बोला था कि एक और भी है PND। वो क्या होता है वो भी मैं बात करूंगा। PND थोड़ा सा समझ ही लो, अभी PND के बारे में देखते हैं। मान के चलो यहां पर ये p ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड की बात चल रही है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये d ऑर्बिटल है। d में कितने डंबल होते हैं? 2 डंबल में एक डंबल कुछ इस तरह से है और एक डंबल कुछ इस तरह से है। तो यहां पर ये d ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल के बीच में एक्सिस से दूर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। तो ये PP एंड PD ओवरलैपिंग यहां पर हो सकती है। PP ओवरलैपिंग तो मैंने समझाई, P एंड D के बीच में ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये मोर स्ट्रॉन्गर है, और यहां पर बात करें तो ये वीकर बॉन्ड है। दिस इज अ वेरी वीकर भी लिख सकते हो, वीकर बॉन्ड भी आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बताने जा रहा हूं। फ्री रोटेशन अराउंड दी सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, और यहां पर मैं लिख सकता हूं
free rotation around the pi bond is not possible. Free rotation around the sigma bond is possible. सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, बट पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तब ये दोनों पॉइंट को समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रख लो आप लोग. ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा. अब ये सिग्मा बॉन्ड के दो एटम है, ये दो एटम कनेक्टेड है यहां पर, ऐसे समझ लो. अब यहां पर मैं इसको ऐसे फ्री रोटेट करवाऊं, इसको ऐसे फ्री रोटेट कराऊं, सब कुछ पॉसिबल है. तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि एक ही बॉन्ड है. बट यदि पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा ये पाई, तो पाई बॉन्ड बनने के बाद अकेला तो पाई बॉन्ड होता नहीं है, सिग्मा एंड पाई दोनों साथ में होंगे. एंड इन दैट केस अब मैं इसे फ्री रोटेट करवाना चाहूं तो नहीं हो सकते, क्योंकि दो जगह से बॉन्डेड है ये, और दो जगह से बॉन्डिंग हो जाने के बाद ये फ्री रोटेट नहीं हो सकता है. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है जब पाई बॉन्ड बनता है. सिग्मा बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है. अभी के लिए याद रखो, हम इसे अच्छे से समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. तो ये डिफरेंस हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच का. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. और यहां पर हमारा पीवीटी का मैजॉरिटी पार्ट मैंने खत्म कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे. तब तक आप लोग इसे समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए. ओके, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. थैंक यू, गॉड ब्लेस.